मौत के तोहफे अध्याय 15 पिशाच का प्रतिशोध। अगली सुबह बाकी दोनों के जागने से पहले ही हैरी टेंट से निकलकर जंगल में चला गया। वो सबसे पुराने गांठदार और लचीले दिखने वाले पेड़ की तलाश में था। उसके नीचे उसने बावरे नैन मूडी की आंख जमीन में गाड़ दी और छड़ी से उसके तने पर एक छोटा सा क्रॉस भी बना दिया। ये ज़्यादा सम्मानजनक तो नहीं था, लेकिन हैरी को लगा बावरे नैन अपनी आंख के डोलोरेस अम्बरिज के दरवाजे में फंसे होने की बजाय इसे ज़्यादा पसंद करते। फिर वो टेंट में लौट कर बाकी दोनों की जागने का इंतजार करने लगा ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। हैरी और हरमाइनी का विचार था किसी भी जगह ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। रॉन इससे सहमत था। इकलौती शर्त ये थी कि अगला पड़ाव किसी ऐसी जगह हो जहाँ बेकन सैंडविच मिल जाए। हरमाइनी ने उस जगह के चारों ओर लगाए समूहन हटा दिए, जबकि हैरी और रॉन ने ज़मीन से ऐसे निशान मिटाए जिससे पता चले कि उन्होंने यहाँ कभी डेरा डाला था। फिर वो अंतर्ध्यान होकर बाजार वाले एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। जब उन्होंने पेड़ों के एक छोटे झुरमुट के नीचे टेंट लगाकर उसके चारों तरफ नए रक्षात्मक समूहन लगा दिए तो हैरी अदृश्य चोगा ओढ़कर भोजन की तलाश में चल दिया। बहरहाल सब कुछ योजना के अनुरूप नहीं हुआ। वो अभी शहर में दाखिल हुआ ही था कि अस्वाभाविक ठंडक, गहरी धुंध और आसमान में अंधेरे का सामना उसे करना पड़ा। वो जहाँ खड़ा था वहीं जम गया। लेकिन तुम तो बहुत बढ़िया पितृदेव उत्पन्न कर सकते हो, रॉन ने एकदम कहा जब हैरी टेंट में खाली हाथ हाँफता हुआ लौटा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, दम पिशाच। मैं पितृदेव उत्पन्न ही नहीं कर पाया, उसने हाँफते हुए कहा और सीने को पकड़ लिया। हुआ ही नहीं। उन दोनों के चेहरे पर आए स्तब्धता और निराशा के भाव को देखकर हैरी को शर्म आने लगी। ये किसी बुरे सपने का अनुभव था। तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला? चुप रहो रॉन, हरमाइनी ने डपटते हुए कहा। हैरी, क्या हुआ था? तुम पितृदेव उत्पन्न क्यों नहीं कर पाए? तुमने कल तो आसानी से कर लिया था। मुझे नहीं मालूम। वो पार्किंस की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और अपमानित महसूस करने लगा। उसे डर था उसके भीतर कुछ गड़बड़ हो गई है। रॉन ने कुर्सी के पाए पर लात मारी और हरमाइनी पर गुर्राया। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जब से मेरे शरीर का आधा खून बहा है तब से मैंने 2 टोड स्टूल ही खाए हैं। तो जाओ और खुद दम पिशाचों से लड़ो, हैरी ने आहत होकर कहा। मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मेरे हाथ पर पट्टी बंधी है। बड़ा अच्छा बहाना है। क्या मतलब? अब समझ में आया, हरमाइनी चिल्लाई और अपने माथे पर हाथ ठूका। दोनों खामोश हो गए। हैरी, लॉकेट तो दो, लाओ, उसने अधीरता से कहा। हैरी ने कुछ नहीं किया तो उसने अपनी उंगलियां चटकाई। हैरी, तुम अब भी होर्क्रक्स पहने हो। उसने अपने हाथ बढ़ाए और हैरी की सुनहरी चेन को अपने सिर के ऊपर उठाया। जिस पल हैरी की चमड़ी से इसका संपर्क टूटा वो आज़ाद और अजीब तरीके से हल्का महसूस करने लगा। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। हैरी, हरमाइनी ने उसके सामने उकड़ू बैठते हुए ऐसे लहजे में कहा जैसे बहुत बीमार व्यक्ति के सामने बात करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता किसी ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया है? क्या? नहीं तो, उसने रक्षात्मक अंदाज में कहा। इसे पहनने के बाद हुई हर चीज़ मुझे याद है। अगर कोई मेरी आत्मा पर कब्जा करता तो मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या किया है। जिन्नी ने मुझे बताया था कुछ ऐसे दौर थे जिनके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। देखो, शायद इसे पहनना नहीं चाहिए, हम इसे टेंट में रख देते हैं, हरमाइनी ने भारी लॉकेट को देखते हुए कहा। हम होर्क्रक्स को यूं ही पड़ा नहीं छोड़ सकते। अगर ये खो गया, अगर चोरी हो गया। ओह, ठीक है, हरमाइनी ने कहा और इसे अपने गले में डालकर शर्ट के नीचे कर लिया। हम इसे बारी बारी से पहनेंगे, कोई ज़्यादा देर तक नहीं पहनेगा। बहुत बढ़िया। और जब हमने इस मामले को सुलझा लिया है तो क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? ठीक है, लेकिन हमें खाने की तलाश करने के लिए कहीं और जाना होगा। हरमाइनी ने हैरी पर उड़ती हुई नज़र डाली। ऐसी जगह रुकने का कोई मतलब नहीं है जहाँ दम पिशाच मंडरा रहे हों। अंत में उन्होंने दूर दराज के वीरान खेत में रात गुजारी। उन्हें पास के फार्म हाउस से कुछ अंडे और ब्रेड हासिल करने में कामयाबी मिल गई। ये चोरी तो नहीं है, है ना? और जब हरमाइनी ने परेशान आवाज़ में कहा, मैंने मुर्गियों के दड़बे में पैसे रख दिए हैं। रॉन ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और भरे मुंह से बोला, हरमाइनी, बहुत चिंता करती हो, आराम से बैठो। सचमुच भरपेट खाने के बाद आराम से बैठना ज़्यादा आसान था। दम पिशाचों के बारे में हुई बहस उस रात को हंसी में भुला दी गई। हैरी खुश, यहाँ तक कि आशावादी मानसिकता से रात की 3
पालियों में से पहली पारी में पहरा देने गया। उन्हें पहली बार पता चला कि भरे पेट का मतलब अच्छा स्वभाव होता है, जबकि खाली पेट का मतलब विवाद और निराशा। हैरी को ये सच्चाई जानकर सबसे कम हैरानी हुई, क्योंकि वो डर्सली परिवार में कई बार भूखा रह चुका था। हरमाइनी भी उन रातों को ठीक ठाक सहन कर लेती थी जब उन्हें जंगली फलों या पुराने बिस्कुटों के अलावा कुछ नहीं मिलता था। अलबत्ता ऐसी स्थिति में हरमाइनी का स्वभाव सामान्य से थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता था। वो ज़्यादा खामोश रहती थी। बहरहाल रॉन को दिन में 3 बार जायकेदार भोजन करने की आदत थी, जो उसकी माँ या हॉगवर्ट्स के घरेलू जिन्न बनाते थे। इस वजह से उसे भूख सहन नहीं होती थी। वो अतार्किक और चिड़चिड़ा हो जाता। जब भी भोजन की कमी के कारण रॉन हॉर्क्रक्स पहनता था तो उसका स्वभाव बहुत बुरा हो जाता था। वो बस भोजन की कमी का रोना रोता रहता था। हैरी और हरमाइनी से योजनाएं बनाने की उम्मीद करता रहता था। हैरी और हरमाइनी ने इस बारे में घंटों तक निरर्थक बातचीत की कि वो बाकी हॉर्क्रक्स कहाँ खोज सकते हैं और जो हॉर्क्रक्स उन्हें मिला है उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हर चर्चा में बार बार वो वही बातें दोहरा रहे थे। डंबलडोर ने हैरी को बताया था कि वोल्डेमॉर्ट ने शायद हॉर्क्रक्स ऐसी जगह छुपाए होंगे जो उसके लिए महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए बार बार उन जगहों के नाम दोहराते रहे जहाँ वोल्डेमॉर्ट रहा था या गया था। वो अनाथालय जहाँ वो पैदा हुआ था, हॉगवर्ट्स जहाँ उसकी शिक्षा हुई थी, बोर्गिन एंड बक्स की दुकान जहाँ उसने स्कूल छोड़ने के बाद नौकरी की थी, फिर अल्बानिया जहाँ वो कई साल छिप कर रहा था। यही उनके अनुमानों का आधार था। हाँ चलो अल्बानिया चलते हैं। पूरे देश की तलाशी में 1 दोपहर से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, रॉन ने ताना मारते हुए कहा। वहाँ कुछ नहीं हो सकता। छिपने जाने से पहले वो 5 हॉर्क्रक्स बना चुका था। डंबलडोर को यकीन था नगीनी 6वीं हॉर्क्रक्स है। हरमाइनी ने कहा, हम जानते हैं नगीनी अल्बानिया में नहीं है, वो आम तौर पर उसके साथ रहती है। बोल, मैंने तुमसे कहा था ना उसका नाम मत लो। ठीक है, नगीनी आम तौर पर तो तुम जानते हो कौन के साथ रहती है। अब तो खुश? कोई खास नहीं। मुझे नहीं लगता वो बोर्गिन और बक्स की दुकान में कुछ छुपाएगा, हैरी ने कहा, जो ये बात पहले कई बार कह चुका था। लेकिन सिर्फ एक भयंकर खामोशी को तोड़ने के लिए उसने फिर कह दिया, बोर्गिन एंड बक्स काले जादू की वस्तुओं का विशेषज्ञ है, वो हॉर्क्रक्स को पहचान लेगा। रॉन ने जोर से जम्हाई लेने का नाटक किया। उस पर कोई चीज फेंकने की प्रबल इच्छा पर काबू करते हुए हैरी आगे बोला, मुझे अब भी लगता है उसने हॉगवर्ट्स में कोई चीज छुपाई होगी। हरमाइनी ने आ भरी। हैरी, ऐसा होता तो डंबलडोर खोज लेते। हैरी ने वो तर्क दिया जो इस सिद्धांत के बारे में वो बार बार देता था। डंबलडोर ने मेरे सामने कहा था कि वो हॉगवर्ट्स के सारे रहस्य नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बोल। ओए, तुम जानते हो कौन? हैरी चिल्लाया और अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। अगर कोई ऐसी जगह है जो तुम जानते हो कौन के लिए सचमुच महत्वपूर्ण थी तो वो हॉगवर्ट्स थी। छोड़ो भी, उसका स्कूल? रॉन ने नाक मुंह सिकोड़ी। हाँ, उसका स्कूल, उसका पहला असली घर, जहाँ उसे एहसास हुआ था कि वो खास है। वो जगह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। वहाँ से जाने के बाद भी हम तुम्हारे बारे में नहीं, तुम जानते हो कौन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? रॉन ने कहते हुए अपने गले में लटकी चैन को झटका दिया। हैरी का मन हुआ कि उसी चैन से उसका गला दबा दे। तुमने हमें बताया था ना, हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम जानते हो कौन ने डंबलडोर से नौकरी मांगी थी? हरमाइनी ने कहा। बिल्कुल, और डंबलडोर को लगता था कि वो वहाँ सिर्फ किसी अन्य संस्थापक की वस्तु खोजने के लिए आना चाहता है ताकि उसे हॉर्क्रक्स बना सके। हाँ, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली है ना? इसका मतलब ये है कि उसे हॉगवर्ट्स में किसी संस्थापक की वस्तु खोजने और उसे स्कूल में छुपाने का मौका ही नहीं मिला। हैरी ने हार मानते हुए कहा, हॉगवर्ट्स को रहने दो। अन्य कोई सुराग न होने के कारण उन्होंने अदृश्य चौके के नीचे छिप लंदन तक की यात्रा की और उस अनाथालय को खोजा जहाँ वोल्डेमॉर्ट पला बढ़ा था। लाइब्रेरी के एक रिकॉर्ड से हरमाइनी को पता चला कि अनाथालय भवन कई साल पहले तोड़ दिया गया है। उस जगह पर उन्हें ऑफिसों की एक ऊंची इमारत मिली। हम नींव खोदने की कोशिश करें? हरमाइनी ने आधे अधूरे मन से सुझाव दिया। वो यहाँ हॉर्क्रक्स कभी नहीं छुपाएगा, हैरी ने कहा। वो ये बात हमेशा जानता था। अनाथालय ऐसी जगह थी जहाँ से पीछा छुड़ाने के लिए वोल्डेमॉर्ट कृत संकल्प था। वो वहाँ अपनी आत्मा का टुकड़ा कभी नहीं छुपाएगा। डंबलडोर ने हैरी को बताया था, वोल्डेमॉर्ट सिर्फ भव्य रहस्यमयी जगहों पर ही हॉर्क्रक्स छुपाता था। हॉगवर्ट्स या मंत्रालय या सुनहरे दरवाजों और संगमरमर के फर्श वाले जादूगरों की बैंक ग्रिंगॉट से लंदन का ये अंधेरा कोना बहुत अलग था।
एहतियात के तौर पर वो हर रात अलग अलग जगह टेंट लगाते रहे। बहरहाल जगह बदलने के बाद भी उनके मन में कोई नया विचार नहीं आया। हर सुबह वो अपनी उपस्थिति के सारे सुराग हटा लेते और फिर किसी दूसरी वीरान और सुनसान जगह की ओर चल देते। हर 12 घंटे के बाद वो बदल बदल कर होरक्रक्स पहनते, जैसे वो पार्सल बदलने का कोई घिनौना धीमी गति का खेल खेल रहे हों। हैरी का निशान टीस मारता रहा। उसने ध्यान दिया होरक्रक्स पहनते समय ऐसा ज़्यादा होता था। कई बार तो दर्द के मारे उसकी आह निकल जाती। जब रॉन हैरी को निशान के दर्द से छटपटाते देखता तो पूछने लगता, क्या हुआ, तुमने क्या देखा? एक चेहरा। हैरी हर बार बुदबुदाता था, वही चेहरा, वही चोर जिसने ग्रेगोरोविच का सामान चुराया था। रॉन मुड़ जाता और अपनी निराशा छिपाने की कोई कोशिश नहीं करता। हैरी जानता था रॉन अपने परिवार या माया पंछी के समूह के सदस्यों की कोई खबर सुनना चाहता था। स्पष्ट रूप से वोल्डेमॉर्ट उस खिलखिलाते हुए अनजान युवक के बारे में लगातार सोच रहा था, जिसका नाम पता हैरी की तरह उसे भी मालूम नहीं था। जब हैरी का निशान बार बार टीस मारता रहा, सुनहरे बालों वाले खिलखिलाते लड़के का चेहरा उसके सामने उभरता रहा, तो उसने दर्द या कष्ट के संकेतों को दबाना सीख लिया। क्योंकि चोर के जिक्र पर रॉन और हरमाइनी अधीरता प्रकट करने लगते। वो उन्हें ज़्यादा दोष नहीं दे सकता था। वो होरक्रक्सों की जानकारी हासिल करने के लिए बहुत व्यग्र थे। जब दिन हफ्तों में बदल गए तो हैरी को शक होने लगा। रॉन और हरमाइनी उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे हैं और वो भी उसके बारे में। कई बार हैरी टेंट में दाखिल हुआ तो वो बात करते करते एकदम चुप हो गए। 2 बार तो उनके करीब पहुंचने पर उसने देखा वो कुछ दूर सिर सटा कर तेजी से बातें कर रहे थे, लेकिन उसे करीब पहुंचते ही दोनों खामोश हो गए, लकड़ी या पानी लाने का नाटक करने लगे। हैरी को लगा शायद वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने बेकार ही इस निरर्थक और भटकने वाली यात्रा के लिए हाँ कर दी थी। शायद पहले उन्होंने सोचा होगा हैरी के पास कोई खुफिया योजना होगी जो उन्हें सही समय आने पर पता चलेगी। रॉन अपने बुरे मूड को छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था और हैरी सोचने लगा कि हरमाइनी भी उसके कमजोर नेतृत्व से निराश होगी। हताशा में उसने होरक्रक्स की अन्य संभावित जगहों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बार बार हॉगवर्ट्स का विचार आ रहा था। जंगल में शरद ऋतु आ गई। अब वो गिरी हुई पत्तियों पर टेंट लगाने लगे थे। हवा बारिश के कारण उनकी परेशानी बढ़ रही थी। हरमाइनी अब खाने योग्य मशरूमों को पहचानने में निपुण होती जा रही थी। बहरहाल इससे उनकी चिंताएं कम नहीं हुई थीं। लगातार अकेले रहना, दूसरे लोगों से दूर रहना उन्हें खल रहा था। और तो और उन्हें ये भी पता नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ संघर्ष में क्या हो रहा है। जब वो एक रात वेल्स में नदी के किनारे टेंट लगाकर बैठे थे तो रॉन बोला, मेरी मम्मी हवा में स्वादिष्ट खाना उत्पन्न कर सकती हैं। उसने अपनी प्लेट में रखी जली भूरी मछली के टुकड़ों को कुरेदा। हैरी की नज़रें बरबस रॉन की गर्दन पर पहुंच गईं, जैसे उसे उम्मीद थी। वहां पर होरक्रक्स की सुनहरी चैन चमक रही थी। वो रॉन पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू किया। वो जानता था लॉकेट उतारने के बाद रॉन का नजरिया ठीक ठाक हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी हवा में से भोजन नहीं उत्पन्न कर सकती, हरमाइनी बोली। कोई भी नहीं कर सकता। गैम्प के मूलभूत रूपांतरण के नियम के 5 प्रमुख अपवाद हैं, जिनमें भोजन प्रथम है। मुझे समझ में आए ऐसी भाषा बोलो, रॉन ने अपने दांतों के बीच से कांटा निकालते हुए कहा। हवा से भोजन उत्पन्न करना संभव है, अलबत्ता अगर आप जानते हैं कि भोजन कहाँ है तो आप इसका आवाहन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रूपांतरण कर सकते हैं, अपने पास मौजूद भोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। देखो, इसे बढ़ाने की तकलीफ मत करना, इसका स्वाद बहुत बुरा है। हैरी मछली पकड़कर लाया है और मैंने इसे अच्छे से पकाने की कोशिश की है। वैसे हमेशा मैं ही खाना क्यों बनाती हूँ? क्योंकि मैं लड़की हूँ? रॉन ने पलट कर तेज स्वर में जवाब दिया। नहीं, क्योंकि तुम जादू में सबसे माहिर मानी जाती हो। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और उसकी प्लेट से भुनी हुई मछली के टुकड़े फर्श पर गिर गए। कल तुम खाना पकाना रॉन, तुम मशरूम खोजना, उन्हें स्वादिष्ट पकवान में बदलने के लिए सम्मोहित करना और फिर मैं यहाँ बैठकर मुंह बनाऊंगी, आहें भरूंगी और तुम देखना कि तुम। चुप रहो, हैरी ने उछलकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। अब चुप भी रहो। हरमाइनी आहत दिखने लगी। तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? वो कभी खाना पकाता ही नहीं है। हरमाइनी चुप रहो, मुझे आवाजें आ रही हैं। वो पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा था। उसके हाथ अब भी उठे हुए थे। वो उन्हें चुप रहने की चेतावनी दे रहा था। फिर उनके टेंट के पास बहती हुई नदी की कल कल के ऊपर उसे दोबारा आवाजें सुनाई दी।
उसने मुखबिर यंत्र की तरफ देखा, ये नहीं हिल रहा है। उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर पूछा, तुमने हमारे आसपास ध्वनि दमन सम्मोहन तो कर दिया है ना? मैंने हर चीज कर दी है, उसने भी फुसफुसा कर जवाब दिया। चाहे जो भी हो वो हमें देख या सुन नहीं पाएंगे। घिसटने और फिसलने की आवाज़ों के साथ ही पत्थरों के उखड़ने और टहनियों के चरमराने की आवाज़ों से वो जान गए कई लोग पेड़ों के बीच के ढल वहाँ उतार पर नीचे आ रहे हैं जो उस सकरे किनारे तक आता है जहाँ उनका टेंट लगा था। वो अपनी छड़ियाँ तान कर इंतजार करने लगे। उन्होंने सोचा चारों तरफ लगे सुरक्षात्मक सम्मोहनों के कारण वो मगलुओं और जादूगरों को नजर नहीं आएंगे। अगर वो प्राणभक्षी होंगे तो उनके रक्षात्मक उपायों की पहली बार सही जांच होगी। जब आने वाले नदी के किनारे पहुंच गए तो उन लोगों की आवाज़ें तेज हो गई, लेकिन समझ में नहीं आई। हैरी के अंदाजे से आगंतुक उनसे 20 फुट से भी कम दूरी पर थे। बहरहाल बहती नदी के शोर के कारण यकीन के साथ कुछ कहना मुश्किल था। पल भर के बाद उसने 3 विस्तारित कान निकाले, एक हैरी और एक रॉन की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने जल्दी से मांस के रंग के धागों को कान में लगाया और दूसरे सिरे के धागों को टेंट के दरवाजे से बाहर उछाल दिया। कुछ ही पलों में हैरी को एक पुरुष की थकी हुई आवाज़ आई, यहाँ पर सालमन मछली होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? अभी उनका मौसम शुरू नहीं हुआ है। आगमनो सालमन, छपाक की कई आवाज़ें सुनाई दी और फिर हथेली पर मछली के टकराने की। किसी ने प्रशंसा की हुंकार भरी। हैरी ने विस्तारित कान को अपने कान में गहरा घुसा लिया। नदी की कल कल की आवाज़ के ऊपर उसे 2 आवाज़ें आईं, लेकिन वो अंग्रेजी या कोई जानी पहचानी इंसानी भाषा नहीं बोल रही थीं। ये कोई कर्कश और कानों में चुभती भाषा थी। 2 लोग इस भाषा में कुछ बोल रहे थे, जिनमें से एक ज़्यादा धीमी आवाज़ में और एक ज़्यादा धीरे बोल रहा था। टेंट की दूसरी तरफ आग जलने लगी। टेंट पर आगंतुकों की बड़ी परछाइयाँ दिखने लगी। सालमन मछली पकने की जायकेदार ललचाती हुई खुशबू उनकी तरफ आने लगी। फिर प्लेटों पर छुरी कांटों की खनक सुनाई दी और पहला आदमी दोबारा बोला, यहाँ ग्रिपुक गोरनक। पिशाच? हरमाइनी ने बिना आवाज के मुंह हैरी की ओर गोल गोल घुमाते हुए कहा, जिसने सिर हिला दिया। धन्यवाद, पिशाचों ने एक साथ अंग्रेजी में कहा। तुम तीनों कितने समय से भाग रहे हो? एक नई सुखद और परिपक्व आवाज आई। ये आवाज़ हैरी को जानी पहचानी लग रही थी। उसके मन में किसी तूंद वाले खुशनुमा चेहरे वाले पुरुष की तस्वीर उभर आई। 6 सप्ताह 7 ठीक से याद नहीं है। कुछ ही समय बाद ग्रिपुक मिल गया, उसके कुछ समय बाद ही गोरनक भी मिल गया। अच्छा, साथ होना अच्छा लगता है। कुछ पल खामोशी छाई रही। जब चाकू प्लेट से टकराए और टिन के मग जमीन पर दोबारा रखे गए, फिर उस आदमी ने पूछा, टेड तुम क्यों भागे? मैं जानता था वो मुझे पकड़ने आ रहे हैं, परिपक्व आवाज वाले टेड ने जवाब दिया। हैरी पहचान गया, टोंक्स के पिता। मैंने सुना कि प्राणभक्षी 1 हफ्ते पहले हमारे इलाके में घूम रहे थे। मैंने फैसला किया भागना बेहतर होगा। मैंने मगलू परिवार में पैदा होने का पंजीयन कराने से सिद्धांततः इनकार किया था, इसलिए जानता था कि ये तो वक्त की बात है। जानता था अंत में मुझे छिपना पड़ेगा। मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी, वो शुद्ध खून की है। और फिर कुछ दिन पहले मुझे डीन मिल गया है ना बेटा? हाँ, एक और आवाज़ आई। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे की तरफ एकटक देखने लगे। वो खामोश लेकिन रोमांचित थे। उन्होंने अपने गरुण द्वार के सहपाठी डीन थॉमस की आवाज़ पहचान ली थी। मगलू परिवार में पैदा हुए हो हैं? पहले आदमी ने पूछा। पक्का नहीं पता। मेरे डैडी ने मम्मी को तभी छोड़ दिया था जब मैं बच्चा था। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो जादूगर थे। कुछ समय तक खामोशी छाई रही, सिर्फ मछली चबाने की आवाज़ें आती रही। फिर टेड दोबारा बोला, मुझे कहना होगा डर्क, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सुना था कि तुम्हें पकड़ लिया गया था। हाँ, सही सुना था। मैं अज़्काबान तक आधी दूरी तय कर चुका था जब मैंने भागने के लिए संघर्ष किया। डॉलिश को स्तब्ध कर दिया, उसकी झाड़ू चुरा ली। तुम जितना सोचते हो ये काम उससे ज़्यादा आसान था। मुझे नहीं लगता था वो बहुत अच्छी हालत में था। शायद उसे चक्कर घिन्नी कर दिया गया था। अगर ऐसा है तो मैं उस जादूगर या जादूगरनी से हाथ मिलाना चाहूँगा जिसने ऐसा किया था। शायद उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली थी। फिर एक बार खामोशी छा गई, जिससे आग तड़कने और नदी के कलकल बहने की आवाज़ें आती रहीं। फिर टेड बोला, और तुम दोनों कैसे आए? मुझे लग रहा था कि पिशाच तुम जानते हो कौन का साथ दे रहे हैं। तुम्हें गलत लगा था, ज़्यादा तीखी आवाज़ वाले पिशाच ने जवाब दिया। हम किसी के साथ नहीं हैं, ये जादूगरों का युद्ध है। तो फिर तुम क्यों छुप रहे हो? मुझे इसी में समझदारी लगी।
मैंने एक अनुचित आग्रह को मानने से इनकार किया था। मुझे समझ में आ गया था इसके बाद मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा था? टेड ने पूछा। ऐसे काम जो मेरी जाति की गरिमा के अनुकूल नहीं थे। ये कहते समय उसकी आवाज़ कम मानवीय और ज़्यादा कर्कश थी। मैं घरेलू जिन्न नहीं हूँ और तुम ग्रिपहुक। इसी कारण ज़्यादा तीखी आवाज़ वाला पिशाच बोला। अब ग्रीन गॉट बैंक पर सिर्फ मेरी जाति का नियंत्रण नहीं है, मैं किसी जादूगर मालिक को नहीं पहचानता हूँ। उसने अपनी सांस के नीचे पिशाच भाषा में कुछ जोड़ दिया जिसे सुनकर गोरनाक हंसने लगा। इसमें हंसी की क्या बात है? डीन ने पूछा। डर्क ने जवाब दिया, वो कह रहा है कि जादूगर भी कुछ चीज़ें नहीं पहचान पाते। कुछ पल खामोशी छाई रही। मैं समझा नहीं, डीन ने कहा। वहाँ से आने से पहले मैंने अपना छोटा सा प्रतिशोध ले लिया, ग्रिपहुक बोला। तुम अच्छे आदमी हो, मेरा मतलब है अच्छे पिशाच हो, टेड ने अपनी बात सुधारते हुए कहा। कहीं तुम किसी पुरानी उच्च सुरक्षा वाली तिजोरी में किसी प्राण भक्षी को बंद तो नहीं कराए? ग्रिपहुक ने जवाब दिया, अगर मैं उसे बंद कर देता तब भी वो तलवार से ताला नहीं खोल पाता। गोरनक एक बार फिर हंस दिया। डर्क ने भी सूखी हंसी निकाली। डीन और मैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, टेड ने कहा। सेवरस स्नैप भी नहीं समझ पाया, हालांकि उसे ये बात मालूम नहीं है, ग्रिपहुक ने कहा। दोनों पिशाच दुर्भावनापूर्ण हंसी हंसने लगे। टेंट के भीतर हैरी की सांस रोमांच से फूल रही थी। क्या तुमने वो खबर नहीं सुनी टेड? डर्क ने पूछा। उन बच्चों के बारे में जिन्होंने हॉगवर्ट्स में स्नैप के ऑफिस से गरुड़ द्वार की तलवार चुराने की कोशिश की थी। हैरी को जैसे बिजली का करंट लगा। उसकी हर नस हिल गई जब वो उसी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। दैनिक जादूगर में छपा था क्या? टेड ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ग्रिपहुक ने मुझे बताया। उसने ये बात बैंक के कर्मचारी विल वीजली से सुनी थी। जिन बच्चों ने तलवार चुराने की कोशिश की थी उसमें बिल की छोटी बहन भी थी। हैरी और हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखा, जो अपने विस्तारित कान इस तरह पकड़े था जैसे उनकी जिंदगी दांव पर लगी हो। उसने और उसके दो साथियों ने स्नैप के ऑफिस में घुसकर कांच का केस तोड़ दिया था जिसमें तलवार रखी थी, और जब वो उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो स्नैप ने उन्हें पकड़ लिया था। ओह, ईश्वर उनकी रक्षा करे। क्या पता उनके इरादे क्या थे। क्या वो तुम जानते हो कौन पर उस तलवार का इस्तेमाल करना चाहते थे, या फिर खुद स्नैप पर? देखो, इस बारे में उनके जो भी इरादे हों, स्नैप ने यह फैसला किया तलवार हॉगवर्ट्स में सुरक्षित नहीं है, डर्क ने कहा। 2 दिन बाद, जिस दौरान शायद उसने तुम जानते हो कौन से इजाज़त ली होगी, उसने इसे ग्रीन गॉट बैंक में रखने के लिए लंदन भेज दिया। पिशाच हंसने लगे। टेड ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? तलवार नकली है, ग्रिपहुक बोला। गरुड़ द्वार की तलवार? ओह हाँ, ये नकल है, हालांकि बहुत अच्छी नकल है, लेकिन जादूगरों के हाथ की बनी है। असली तलवार सदियों पहले पिशाचों ने बनाई थी। गरुड़ द्वार की असली तलवार चाहे जहां भी हो, ग्रीन गॉट बैंक की तिजोरी में तो नहीं है। टेड ने कहा, अच्छा, और मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में प्राण भक्षियों को बताने का कष्ट नहीं किया होगा। मुझे ये जानकारी देकर उन्हें परेशान करने का कोई कारण नजर नहीं आया, ग्रिपहुक ने थोड़े घमंड से कहा। अब गोरनक और डर्क के साथ टेड और डीन भी हंसने लगे। टेंट के भीतर हैरी ने आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था कि काश कोई वो सवाल पूछ ले जिसका वो जवाब चाहता है। 1 मिनट बाद, जो 10 मिनट जितना लंबा लगा, डीन ने वो सवाल पूछ ही लिया। हैरी को झटके के साथ याद आया, डीन जिनी का पुराना बॉयफ्रेंड था। जिनी और बाकी लोगों का क्या हुआ? उन्हें सजा मिली, भयंकर सजा, ग्रिपहुक ने उदासीनता से कहा। वो ठीक तो हैं? टेड ने तुरंत पूछा। मेरा मतलब है, वीजली परिवार के किसी और बच्चे को घायल नहीं होना चाहिए, है ना? ग्रिपहुक बोला, जहाँ तक मुझे पता है उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। उनकी किस्मत अच्छी रही। स्नैप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि वो अब तक जिंदा हैं। क्या तुम्हें उस कहानी पर यकीन है टेड? डर्क ने पूछा। तुम्हें लगता है कि स्नैप ने डंबलडोर को मारा है? डर्क बुदबुदाया। आजकल तो समझ ही नहीं आता किस बात पर यकीन किया जाए। मैं हैरी पॉटर को जानता हूँ, डीन ने कहा, और मैं मानता हूँ कि वही असली चीज़ है, चुनिंदा जादूगर है, या आजकल लोग उसे जो भी कहते हों। हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचना चाहेंगे बेटे, डर्क ने कहा, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन वो है कहाँ? लगता है भाग गया है। अगर उसे कोई चीज़ मालूम होती जो हमें मालूम नहीं है, या उसमें कोई ख़ास बात होती, तो वो छुपने की बजाय उनका मुकाबला करता। दैनिक जादूगर ने उसके खिलाफ लगे आरोप को और पुख्ता कर दिया है। दैनिक जादूगर? टेड ने नाक भौं कौड़ी। डर्क, अगर तुम इस कचरे को पढ़ रहे हो तो तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें झूठी जानकारी दी जाए।
सच्चाई जानना चाहते हो तो क्विबलर पढ़कर देखो। अचानक गले में अटकने और खांसने की आवाज़ आई, फिर पीठ फूंकने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे डर्क के गले में मछली की हड्डी अटक गई हो। आखिरकार उसने कहा, क्विबलर, जेनो लवगुड की पागलपन से भरी पत्रिका। इन दिनों वो पागलपन भरी नहीं है, उस पर नज़र तो डालकर देखो। जेनो वो सारी खबरें छाप रहा है जिन्हें दैनिक जादूगर नज़रअंदाज कर रहा है। वैसे मुझे नहीं मालूम कि वो लोग उसे ऐसा कब तक करने देंगे। बहरहाल जेनो हर अंक के पहले पन्ने पर कहता है कि जो भी जादूगर तुम जानते हो कौन के खिलाफ है, उसकी पहली प्राथमिकता हैरी पॉटर की मदद करना होनी चाहिए। डर्क बोला, ऐसे लड़के की मदद करना मुश्किल है जो धरती से गायब हो गया है। देखो, वो उसे पकड़ नहीं पाए हैं, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं उससे खुशी खुशी इसका तरीका जानना चाहूँगा। हम भी तो वही कोशिश कर रहे हैं, आज़ाद रहने की, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। पूरा मंत्रालय और उसके सारे जासूस हैरी पॉटर की तलाश में हैं। मुझे तो लग रहा था कि उसे अब तक पकड़ा जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसे पकड़ लिया हो, मार डाला हो, लेकिन इस बात का प्रचार न किया हो। ओह, ऐसा मत कहो डर्क। लंबे समय तक खामोशी छाई रही, जो चाकू छुरियों की खन खन से टूटती रही। जब वो दोबारा बोले तो उन्होंने इस बारे में बातचीत की कि उन्हें नदी के किनारे सो जाना चाहिए या फिर दोबारा ऊपर जाकर पेड़ों से घिरी जगह पर शरण लेना चाहिए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पेड़ों से उन्हें ज़्यादा अच्छी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने आग बुझाई और चढ़ाई चढ़ने लगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपने विस्तारित कान खींचकर लपेट लिए। बाहर की आवाज़ें खत्म होने तक हैरी के लिए खामोश रहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वो मुश्किल से इतना ही कह पाया, जिनी, तलवार, मैं जानती हूँ। वो अपने छोटे से बैग की तरफ लपकी। इस बार उसने अपनी पूरी बाह अंदर डाल दी। ये रही, वो दांत भींच कर बोली और बैग की गहराई से कोई चीज़ निकालने लगी। धीरे धीरे एक सजावटी तस्वीर के फ्रेम का कोना दिखा। जब बैग में से फिनिस नाइजेलस की खाली तस्वीर बाहर आई तो हरमाइनी ने इसकी ओर अपनी छड़ी तानी। किसी भी पल मंत्र मारने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने तस्वीर को टेंट से टिका कर रख दिया और हरमाइनी हाँफते हुए बोली, अगर किसी ने डंबलडोर के ऑफिस में असली तलवार की जगह नकली तलवार रखी है तो फिनिज नाइजेलस ने यह होते हुए देखा होगा। उसकी तस्वीर केस के बिल्कुल पास टंगी है, बशर्ते वो सो ना रहा हो, हैरी ने कहा, लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली जब हरमाइनी ने छड़ी तान कर खाली कैनवस के सामने कहा, फिनिज नाइजेलस। कुछ नहीं हुआ। फिनिज नाइजेलस, हरमाइनी एक बार फिर बोली। फिर उसने कहा, प्रोफेसर ब्लैक, प्लीज़, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? प्लीज़ से हमेशा फ़ायदा होता है। एक ठंडी ताने भरी आवाज़ आई। फिनिस नाइजेलस अपनी तस्वीर में आ गया। एक हरमाइनी चिल्लाई, अंधकार पट्टिका। फिनिस नाइजेलस की चालाक काली आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बन गई, जिसके कारण वो फ्रेम से टकरा गया और दर्द से बिलबिला उठा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कौन हो? मुझे बहुत अफसोस है प्रोफेसर ब्लैक, लेकिन ये सावधानी ज़रूरी है। इस घटिया पट्टी को फौरन हटाओ। मैंने कहा, इसे हटाओ। मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? इस बात की चिंता मत कीजिए कि हम कहाँ हैं, हैरी ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर फिनिस नाइजेलस जैसे जम गया हो। क्या ये भगोड़े मिस्टर पॉटर की आवाज़ है? शायद। वो जानता था इससे फिनिस नाइजेलस की दिलचस्पी बनी रहेगी। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं गरुण द्वार की तलवार के बारे में। ओह, फिनिस नाइजेलस ने कहा। अब वो अपना सिर इधर उधर घुमाकर हैरी की झलक पाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उस मूर्ख लड़की जिनी ने स्कूल में बड़ी नादानी का काम किया था। मेरी बहन के बारे में चुप रहो, रॉन रूखेपन से बोला। फिनिस नाइजेलस ने अपनी दम्भी भौहें उठाई। यहाँ और कौन है? मैं तुम्हारे लहजे से खुश नहीं हूँ। लड़की और उसके साथ ही बहुत मूर्ख थे। हेडमास्टर का सामान चुरा रहे थे। वो लोग चोरी नहीं कर रहे थे। वो तलवार स्नैप की नहीं है, हैरी ने कहा। वो प्रोफेसर स्नैप के स्कूल की है। वास्तव में वीजली लड़की का इस पर क्या हक है? उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, जैसे कि उस बेवकूफ़ लॉन्ग बॉटम और पागल लवगुड को भी मिलनी चाहिए थी। नेविल बेवकूफ़ नहीं है और लूना पागल नहीं है, हरमाइनी ने कहा। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? तुमने मुझे मेरे पुरखों के मकान से क्यों हटा दिया है? उसे छोड़िए। स्नैप ने जिनी, लूना और नेविल को क्या सजा दी? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। प्रोफेसर स्नैप ने उन्हें अंधेरे जंगल में भेज दिया ताकि वहां उस गंवार हैग्रिड के लिए वो कुछ काम कर सकें। हैग्रिड गंवार नहीं है, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। स्नैप को ये सजा लगी थी, लेकिन
जिनी, नेविल और लूना ने शायद हैग्रिड के साथ हंसी मजाक किया होगा। अंधेरा जंगल, उन लोगों ने अंधेरे जंगल में ज़्यादा बुरी चीज़ों का सामना किया है, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे राहत महसूस हो रही थी। पहले उसके मन में दहशत भरी कल्पना आ रही थी, कम से कम पीड़ीकृत शाप। प्रोफेसर ब्लैक, हमें जानना चाहते हैं, इससे पहले किसी ने तो तलवार बाहर नहीं निकाली थी, शायद साफ सफाई के लिए? विनीज नाइजेलस ने अपनी आंखों से पट्टी हटाने का संघर्ष छोड़ दिया और व्यंग से मुस्कुराया। मगलू परिवार के जादूगर ही ऐसा सोच सकते हैं। पिशाचों की बनाए हथियारों को सफाई की जरूरत नहीं होती, नादान लड़की। पिशाचों की चांदी धूल को ग्रहण नहीं करती, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को ग्रहण करती है जिनसे इसे शक्ति मिलती है। हरमाइनी को नादान मत कहो, हैरी ने कहा। मैं अपनी बात काटे जाने से उकता गया हूँ, विनीज नाइजेलस ने कहा। अब मुझे हेडमास्टर के ऑफिस में लौट जाना चाहिए। उसकी आंखों में अब भी पट्टी बंधी थी, इसलिए वो फ्रेम के हिस्से को टटोलते हुए हॉगवर्ट्स वाली तस्वीर में लौटने की कोशिश करने लगा। हैरी के मन में ख्याल आया, डंबलडोर, क्या आप डंबलडोर को अपने साथ ला सकते हैं? माफ करना, विनीज नाइजेलस ने कहा। प्रोफेसर डंबलडोर की तस्वीर, क्या आप उन्हें अपनी तस्वीर में नहीं ला सकते? विनीज नाइजेलस ने अपना चेहरा हैरी की आवाज़ की दिशा में किया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मगलू परिवारों में पैदा हुए जादूगर या ज्ञानी नहीं होते, पॉटर। हॉगवर्ट्स की तस्वीरें एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकती हैं, लेकिन दूसरी जगह पर टंगी अपनी तस्वीरों के अलावा वो महल के बाहर यात्रा नहीं कर सकती। डंबलडोर मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। तुम लोगों ने मेरे साथ जिस तरह का सलूक किया है उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। प्रोफेसर ब्लैक, क्या आप हमें इतना बता सकते हैं प्लीज़ कि आखिरी बार तलवार को इस केस में से कब बाहर निकाला गया था? मेरा मतलब है जिनी के निकालने से पहले। विनीज ने अधीरता से ताने भरी हंसी निकाली। मुझे लगता है मैंने आखिरी बार गरुण द्वार की तलवार तब बाहर निकलते देखी थी जब प्रोफेसर डंबलडोर ने अंगूठी खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हरमानी ने मुड़कर हैरी को देखा। उनमें से कोई भी फिनिज नाइजेलस के सामने ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जो अब निकलने की जगह खोज चुका था। अच्छा, तो शुभ रात्रि, उसने थोड़ी चुभती आवाज़ में कहा। ओझल होने लगा। उसके हैट का कोना दिखाई दे रहा था जब हैरी अचानक चिल्लाया, जरा ठहरें, क्या आपने स्नैप को ये बात बताई है? फिनिज नाइजेलस ने अपना पट्टी बंधा सिर दोबारा तस्वीर में डाला। प्रोफेसर स्नैप के पास एल्बस डंबलडोर की अजीब हरकतों को जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। अलविदा पॉटर। इसके साथ ही वो पूरी तरह गायब हो गया, अपने पीछे दाग धब्बे भरी पृष्ठभूमि छोड़ गया। हैरी, हरमाइनी चिल्लाई। मैं जानता हूँ, हैरी चिल्लाया। अब वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने हवा में मुक्का मार दिया। उसे तो उसकी उम्मीद ही नहीं थी। वो तंबू में इधर उधर चलने लगा। उसे लगा कि वो 1 मील की दौड़ लगा सकता है। उसे भूख नहीं लग रही थी। हरमाइनी अब फिनिज नाइजेलस की तस्वीर को दोबारा अपने बैग में रख रही थी। बैग का बटन लगाकर उसने उसे एक तरफ फेंकने के बाद दमकते चेहरे के साथ हैरी की तरफ देखा। तलवार होर क्रक्स नष्ट कर सकती है। पिशाचों के बनाए हथियार सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है। हैरी, उस तलवार में काल दृष्टि के जहर की शक्ति है, और डंबलडोर ने वो मुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत थी। वो लॉकेट पर इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, और उन्हें ज़रूर एहसास होगा कि अगर उन्होंने अपनी वसीयत में तलवार तुम्हें दे दी है तो भी मंत्रालय इसे तुम तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने इसकी नकल बनवा ली और कांच के केस में नकली तलवार रख दी। और उन्होंने असली तलवार रख दी कहाँ? वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हैरी को महसूस हुआ जवाब उनके ऊपर हवा में कहीं लटक रहा था। ये बहुत करीब लग रहा था। डंबलडोर ने उसे क्यों नहीं बताया, या फिर उन्होंने दरअसल हैरी को बताया तो था लेकिन उस वक्त उसे सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। सोचो, हरमाइनी फुसफुसाई, सोचो, उन्होंने इसे कहाँ छोड़ा होगा? हॉगवर्ट्स में तो नहीं, हैरी ने दोबारा चहलकदमी शुरू करते हुए कहा। या फिर हॉग्समीड में कहीं पर, हरमाइनी ने सुझाव दिया। चीखती हवेली में, हैरी ने कहा। वहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन स्नैप उसके अंदर जाने का तरीका जानता है। क्या इसमें थोड़ा जोखिम नहीं होता? डंबलडोर स्नैप पर भरोसा करते थे। हैरी ने उसे याद दिलाया, इतना नहीं कि उसे तलवार बदलने के बारे में बता देते। हरमाइनी ने कहा, तुम सही कहती हो। हैरी ने कहा। उसे इस बात से बहुत खुशी हो रही थी कि स्नैप की विश्वसनीयता को लेकर डंबलडोर के मन में कुछ शंकाएं तो थीं। तो फिर क्या उन्होंने हॉग्समीड से दूर तलवार छिपाई होगी? तुम्हें क्या लगता है रॉन? रॉन? हैरी ने चारों तरफ देखा। एक पल के लिए उसने सोचा कि रॉन टेंट के बाहर चला गया है। फिर उसे एहसास हुआ रॉन अंधेरे में पलंग के नीचे वाली बर्थ पर किसी पत्थर की तरह स्थिर लेटा था।
मेरी याद आ गई है ना? क्या? रॉन ने सांस छोड़ते हुए ऊपर वाली बर्थ के निचले हिस्से को घूरा। तुम दोनों बातें करते रहो, मुझे तुम्हारा मज़ा नहीं खराब करना था। क्या समस्या है? हैरी ने पूछा। समस्या? कोई समस्या नहीं है, रॉन ने हैरी से नजरें चुराते हुए कहा। तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। उनके सिर के ऊपर कैनवास पर टप टप आवाजें आईं। बारिश हो रही थी। देखो, स्पष्ट रूप से तुम्हें कोई समस्या है, हैरी ने कहा। उसे बता दो। रॉन ने अपने लंबे पैर पलंग के नीचे किए बैठ गया। वो अजीब दिख रहा था, घटिया। ठीक है, बोल देता हूँ। मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं टेंट में इधर से उधर फुदकता फिरूं, क्योंकि हमें एक और चीज़ खोजने को मिल गई है। इसे बस उस सामान की सूची में जोड़ लो जिसे तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता हूँ? टप टप बारिश पहले से ज़्यादा तेज हो गई थी। हैरी का उल्लास दहशत में बदल गया। रॉन दरअसल वही कह रहा था जिसका उसे शक और डर था। ऐसा नहीं कि यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जानते हो, मेरी बाँह बुरी तरह घायल है, खाने को कुछ नहीं है। हर रात को ठंड के मारे मेरी कमर की कुल्फ़ी जम जाती है। देखो, मुझे उम्मीद थी कि कई हफ्तों की दौड़ धूप के बाद हमें कुछ नतीजा हासिल होगा। रॉन, हरमाइनी ने कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ में कि रॉन ये नाटक कर सके कि वो टेंट पर गिरती बारिश की तेज़ आवाज़ में उसकी बात नहीं सुन पाया। हैरी बोला, मुझे लगा था कि तुमने ये सब कुछ समझने के बाद अभियान में शामिल होने के लिए हाँ की थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो फिर कौन सी बात तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है? हैरी ने पूछा। अब गुस्सा उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ रहा था। क्या तुमने सोचा था कि हम 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, हर दूसरे दिन होरक्रक्स खोज लेंगे, या फिर तुमने सोचा था कि तुम क्रिसमस तक मम्मी के पास पहुंच जाओगे? हमने सोचा था तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रहे हो, रॉन खड़े होकर चिल्लाया। उसके शब्द गर्म चाकुओं की तरह हैरी को बेध गए। हमने सोचा था डंबलडोर ने तुम्हें बता दिया है क्या करना है। हमने सोचा था तुम्हारे पास पक्की योजना है। रॉन, हरमाइनी ने कहा, लेकिन रॉन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। माफ़ करना, तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया, हैरी ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, हालांकि वो टूटा हुआ और अक्षम महसूस कर रहा था। मैंने शुरू से तुम्हें हर बात बताई है। मैंने तुम्हें डंबलडोर द्वारा कही हर बात बताई है, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हम एक होरक्रक्स खोज चुके हैं, और इसे हम नष्ट करने के उतने ही करीब हैं जितने कि बाकी होरक्रक्सों की खोजने के, यानी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। लॉकेट उतार दो रॉन, हरमाइनी ने कहा। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से तीखी थी। अगर तुम इसे दिन भर नहीं पहनते तो इस तरह नहीं बोलते। तब भी इसी तरह बोलता, हैरी ने कहा, जो रॉन को बचाने के बहाने नहीं सुनना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा कि तुम दोनों मेरी पीठ के पीछे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये नहीं देखा था कि तुम दोनों मेरी पीठ के पीछे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मुझे अंदाज़ा नहीं था? तुम यही सब सोच रहे होगे? हैरी, हम नहीं। झूठ मत बोलो, रॉन हरमाइनी पर चिल्लाया। तुमने भी तो यही कहा था। तुमने भी तो कहा था कि तुम निराश हो। तुमने कहा था कि तुम्हें लग रहा था उसके पास थोड़ी ज़्यादा जानकारी होगी। मैंने इस तरह नहीं कहा था। हैरी, मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो चिल्लाई। बारिश टेंट पर झमाझम गिर रही थी। उधर हरमाइनी के चेहरे पर आंसू थे। कुछ मिनट पहले का रोमांच गायब हो गया था। हर चीज़ अंधेरी, गीली और ठंडी थी। गरुड़द्वार की तलवार कहीं छुपी थी, लेकिन उन्हें उस जगह का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो एक टेंट में छुपे हुए थे, और उनकी एकमात्र उपलब्धि ये थी कि वो जिंदा थे। तो फिर तुम अब भी यहाँ क्यों हो? हैरी ने रॉन से पूछा। मुझे नहीं मालूम। तो फिर घर लौट जाओ। हाँ, शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए, रॉन चिल्लाया। उसने हैरी की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जो अपनी जगह पर स्थिर था। क्या तुमने नहीं सुना वो लोग मेरी बहन के बारे में क्या कह रहे थे? लेकिन तुम्हें तो उसकी मरे चूहे जितनी भी परवाह नहीं है ना? सिर्फ अंधेरे जंगल में ही तो गई थी। मैंने बहुत बुरे का सामना किया है। मानने वाले हैरी पॉटर को प्रति भर परवाह नहीं थी कि जिनी के साथ वहाँ क्या होता, लेकिन मुझे परवाह है। वहाँ दैत्याकार मकड़ियाँ और बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि वो बाकी लोगों के साथ थी, वो हैग्रिड के साथ थी। हाँ, मैं समझ गया तुम्हें परवाह नहीं है। और मेरे बाकी परिवार का क्या? क्या तुमने नहीं सुना? बीजली परिवार के किसी और बच्चे को घायल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझने का कष्ट नहीं किया है ना? रॉन, हरमाइनी ने उन दोनों के बीच आते हुए कहा। मुझे नहीं लगता इसका ये मतलब है कि कोई नई घटना हुई है जो हमें नहीं मालूम। रॉन, जरा सोचो, बिल के चेहरे पर घाव के निशान हैं। बहुत से लोगों को ये पता चल गया होगा कि जॉर्ज का एक कान भी चला गया है। इसके अलावा लोग सोचते हैं कि तुम
स्पैटरग्राइट के शिकार होकर मृत्युशैया पर पड़े हो। मुझे यकीन है उनका यही मतलब था। ओह, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? ठीक है, मैं उनके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं, हैरी गरजा। और मेरे भी शायद उसी रास्ते पर जा रहे होंगे, रॉन चिल्लाया। तो फिर जाओ, उनके पास लौट जाओ। ये नाटक करना तुम्हारा स्पैटरग्राइट ठीक हो चुका है। रॉन का हाथ अचानक अपनी छड़ी की ओर बढ़ा। हैरी ने प्रतिक्रिया की, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी छड़ी जेब से बाहर निकाल पाता, हरमाइनी ने छड़ी उठा ली तो चिल्लाई, रक्षा कवच! तत्काल एक अदृश्य दीवार बन गई, जिसके एक तरफ हरमाइनी और हैरी थे, दूसरी तरफ रॉन था। मंत्र की शक्ति के कारण उन सभी को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। हैरी और रॉन पारदर्शी अवरोध के दोनों ओर खड़े होकर गुस्से से घूरते रहे, जैसे एक दूसरे को पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहे हों। हैरी को रॉन के प्रति भयंकर नफरत महसूस हुई। हॉर्क्रक्स छोड़ कर जाना, हैरी ने कहा। रॉन ने अपने सिर के ऊपर से चैन उतारी, लॉकेट पास वाली कुर्सी पर रख दिया और फिर वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। तुम क्या कर रही हो? मतलब तुम रुक रही हो या? मैं? उसके चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। हाँ, मैं रुक रही हूँ रॉन। हमने वादा किया था हम हैरी का साथ देंगे। हमने वादा किया था हम उसकी मदद करेंगे। मैं समझ गया, तुम उसे चुन रही हो। रॉन नहीं, प्लीज वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। वो आगे बढ़ी, लेकिन अपने ही कवच सम्मोहन से टकरा गई। जब तक उसने इसे हटाया, रॉन रात के अंधेरे में गुम हो गया था। हैरी स्थिर और खामोश था। उसे हरमाइनी की सुबकियां सुनाई दे रही थी और ये भी कि वो पेड़ों के बीच रॉन का नाम चिल्ला रहे थे। कुछ मिनट बाद लौटी तो उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके थे। वो चला गया, अंतर्ध्यान हो गया। हरमाइनी एक कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठ गई, घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। हैरी सदमे में था। उसने झुककर हॉर्क्रक्स उठा लिया, अपने गले में लटका लिया। उसने रॉन की बर्थ से कंबल खींचकर हरमाइनी पर डाल दिया और अपनी बर्थ पर चढ़कर बैठ गया। स्याह कैनवास की छत को घूरने लगा, तब तक की बारिश की आवाज़ें सुनता रहा।